हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड फेज 2 सीरीज़ का पार्ट 36 लेकर। अभी तक 35 पार्ट्स का डिस्कशन कर चुके हैं इस सीरीज़ में। उसके अलावा 6 अदर पार्ट हैं जिसमें हमारा एनिमल हस्बेंड्री है, लाइव स्टॉक सेंसस है, WTO है, ऐसे करके हमारे 6 अदर पार्ट हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो नाबार्ड सीरीज़ की कट ऑफ डेट है हमारी वो 20 सितंबर है, यानी 20 सितंबर तक नाबार्ड वीडियो के जितने भी लेक्चर अपलोड करने हैं मैं अपलोड कर दूंगा, ऐसा हमारा टारगेट है। ठीक है, 24 को नाबार्ड का मेंस यानी फेज 2 एग्ज़ाम डिसाइडेड है। हालांकि यूपीपीएससी के मेंस से जो है क्लैश हो रहा है इसकी डेट, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी एडमिट कार्ड तो नहीं आए हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले एक छोटी सी मिस्टेक लगी थी प्रीवियस वीडियो में, उसको करेक्ट कर लेते हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा मैंने मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो इसने रिपोर्ट जारी की थी वो बताई थी आपको। मैटरनल मोर्टालिटी रेट में बाकी सब तो मैंने सही बताया था, सिर्फ स्टेट से गलत बता दिए थे। मैंने आपको बता दिया था कि यूपी टॉप पे है मैटरनल मोर्टालिटी रेट में अकॉर्डिंग टू RGI रिपोर्ट, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यूपी टॉप पे नहीं है, प्लीज़ आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यूपी सेकंड टॉप है। सबसे ज़्यादा मैटरनल मोर्टालिटी रेट कहाँ का है? असम का, अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। देखिए, जब भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो रिपोर्ट का रेफरेंस जरूर देंगे कि इस रिपोर्ट के अनुसार ये डाटा क्या है। आप इससे कंफ्यूज कभी मत होइएगा कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट आपको रटना है। स्पेसिफिकली किस रिपोर्ट के अनुसार क्या फैक्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने मैटरनल मोर्टालिटी रेट का डाटा जारी किया था उसके अनुसार असम में इंडिया में हाईएस्ट मैटरनल मोर्टालिटी रेट है। कितना है? 215। यूपी है सेकंड। बस यही मिस्टेक मुझसे हो गई थी, मैंने यूपी फर्स्ट बोल दिया था। बाकी केरल तो आप सभी को पता है न्यूनतम है यानी मिनिमम है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट 43 है। ये हम लोगों ने सही डिस्कस किया था। एक फैक्ट और भूल गया था मैं उस दौरान बताना, हालांकि वो पहले कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। मैटरनल मोर्टालिटी रेट 1 लाख शिशुओं के जन्म पर जो माएँ होती हैं उनकी डेथ को कैलकुलेट किया जाता है मैटरनल मोर्टालिटी रेट में। कितने दिनों तक होने वाली डेथ को मैटरनल मोर्टालिटी रेट में कैलकुलेट किया जाता है? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिलीवरी के 42 डेज तक अगर किसी माँ की मौत हो जाती है तो उसको मैटरनल मोर्टालिटी रेट में कैलकुलेट किया जाता है। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एस्पायर पोर्टल। एस्पायर पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एस्पायर पोर्टल को ICAT ने लॉन्च किया है। ICAT मतलब इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। रिसेंटली इन्होंने एस्पायर पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एस्पायर मतलब ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस, ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री, रिसर्च एंड एजुकेशन। ये है एस्पायर का फुल फॉर्म। इसको ICAT ने डेवलप किया है। पर्पस क्या है? जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट साथ के साथ टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, यानी कि अगर आपको कोई भी R&D फैक्ट चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फैक्ट चाहिए ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड, तो आप एस्पायर पोर्टल पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। देखिए, इस मतलब कोऑपरेशन किसने किया है एस्पायर को डेवलप करने में? तो ICAT के साथ डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज भी इसमें सहयोग कर रहा है। तो आप देखिएगा, एस्पायर पोर्टल ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जिसको ICAT द्वारा लॉन्च किया गया है। ICAT मानेसर हरियाणा में है, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इनमें से कौन सा पैरामीटर यूज नहीं किया जाता है? यानी जब ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं तो कौन सा पैरामीटर इंक्लूड नहीं किया जाता है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें जो है 3 डायमेंशन में लोगों का एनालिसिस होता है, यानी 3 पैरामीटर्स होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसका मतलब क्या हुआ? पावर्टी को ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में शामिल नहीं किया जाता है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर एग्जाम में आ जाए तो ये हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के 3 पैरामीटर्स हैं। बाद में इनको 10 इंडिकेटर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हेल्थ एंड एजुकेशन में 2-2 इंडिकेटर्स हैं, जबकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 6 इंडिकेटर्स हैं। इतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये 3 पैरामीटर आपको याद होने चाहिए। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है? OPHI। OPHI मतलब ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर इसको जारी करता है। इस बार का जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट है उसका टाइटल क्या है? चार्टिंग पाथवे, चार्टिंग पाथवे आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अचीविंग द SDGs। तो ये है, तो आप देखिएगा, चार्टिंग पाथवेज आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अचीविंग द SDGs। ये है आपके ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का टाइटल। इस बार की रिपोर्ट का थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। जो OPHI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि
1.3 बिलियन लोग, कितना 1.3 बिलियन लोग अभी भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं, जिसमें से 50% लोग, इनकी एज जो है 18 ईयर्स से कम है। इसका मतलब जो 1.3 बिलियन लोग हैं उनमें से 50% चिल्ड्रंस हैं। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि इन 1.3 बिलियन लोगों में से 84% लोग सब सहारन अफ्रीका या फिर एशिया से हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में OPHI ने यह भी कहा है कि इंडिया ने 2005-6 से लेकर 2015-16 तक 273 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ये कहा गया है कि इंडिया ने पिछले 10 वर्षों में 2005 से लेकर 2015 तक 273 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। लेकिन जो नीति आयोग का VNR रिपोर्ट था, वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट, उसमें नीति आयोग ने कहा था 271 मिलियन लोग। तो जो रिपोर्ट, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि रिपोर्ट वाइज ही याद रखिए कि क्या कहा है। तो कई जगह पे आपको ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ये लिखा रहेगा कि 270 बिलियन से अधिक लोगों को निकाला है, तो वो भी सही है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर है 273 मिलियन। आप इतना याद रखिएगा। तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधन न्याय स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है? तो गोधन न्याय स्कीम छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। पर्पस क्या है? जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में लगे हुए फार्मर्स हैं उनकी इनकम बूस्ट करना, यानी फिनेंशियल लाइवलीहुड कंडीशन उनकी बेहतर करना। इसमें क्या होगा, जो काऊ डंग होता है उसको लाइव स्टॉक ऑनर से 2 रुपीज़ पर केजी में परचेज कर लिया जाएगा। काऊ डंग को 2 रुपये पर किलो में परचेज कर दिया जाएगा। तो बाद में इसे वर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा। इससे 8 रुपीज़ पर केजी में वर्मी कंपोस्ट को सेल भी किया जाएगा। इससे क्या होगा, पहली बात तो फार्मर्स की इनकम जनरेट हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है, उसके अलावा गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो आप देखिएगा, गोधन न्याय स्कीम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोदर्पण एक मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव है, किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मनोदर्पण MHRD मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। कहीं एजुकेशन मिनिस्ट्री लिखा हो तब भी आप ध्यान दीजिएगा कि अब MHRD मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री है। मनोदर्पण MHRD मिनिस्ट्री का मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव है। कोविड-19 क्राइसिस के दौरान स्टूडेंट्स, टीचर और पेरेंट्स, इन सबको साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये मनोदर्पण इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा। मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल जी। तो आप देखिएगा, मनोदर्पण इनिशिएटिव स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट्स सबके लिए है, साइको सोशल सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NFRA ने अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पर सजेशन देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है? NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इन्होंने R नारायण स्वामी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। 7 मेंबर्स कमेटी है ये, R नारायण स्वामी कमेटी। तो आप देखिएगा, NFRA द्वारा R नारायण स्वामी कमेटी बनाई गई है जिसमें 7 मेंबर्स हैं। ये कमेटी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पर सजेशन देगी। देखिए, PM मोदी जी ने कई बार कहा था कि कई ऐसे सारे CAs हैं, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो फ्रॉड करवाते हैं अपने कस्टमर से ताकि उनको टैक्स ना पे करना पड़े। तो रिसेंटली NFRA ने अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए R नारायण स्वामी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई है। NFRA की बात करें तो 2018 में स्थापना की गई थी। कब? 2018 में। जो अकाउंटिंग है, यानी CAs हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह, उनकी ऑडिटिंग और रेगुलेटिंग की जिम्मेदारी इसी की है। NFRA में एक चेयरपर्सन होता है, उसके अलावा 3 मेंबर्स होते हैं, तो 4 सदस्यीय बॉडी है। NFRA क्या करता है, जितनी भी लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनी हैं उन सबका रेगुलेशन करता है कि टैक्स कैसे पे कर रहे हैं या फिर उनका ऑडिटिंग और अकाउंटिंग कैसा है। लेकिन एक क्राइटेरिया है, जितनी भी लिस्टेड या नॉन लिस्टेड कंपनीज हैं, क्राइटेरिया ये है कि उनकी पेड अप कैपिटल 500 करोड़ से ऊपर हो, साथ ही साथ एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर हो, तभी NFRA आपका अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मेजर्स चेक करेगा, अदरवाइज नहीं चेक करेगा। तो 500 करोड़ से ऊपर पेड अप कैपिटल और 1000 करोड़ से ऊपर एनुअल टर्नओवर वाली कंपनीज को NFRA द्वारा ऑडिट किया ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोराम मेगा फूड पार्क ये किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? जोराम मेगा फूड पार्क इनॉग्रेट किया गया है मिजोरम में। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरामथांगा। तो थोड़ा सा आप मैच कर सकते हैं। जोराम मेगा फूड पार्क ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का सेकंड फूड पार्क है, पहला था असम में। देखिए, इनॉग्रेशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री की मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल द्वारा। तो आप देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का सेकंड मेगा फूड पार्क जोराम मेगा फूड पार्क मिजोरम में स्थापित किया गया है। देखिए, इसकी लागत है 75.2
6.20 करोड़, 55 एकड़ में ये फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। बात करते हैं मेगा फूड पार्क स्कीम की। तो किसानों की इनकम इंक्रीज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा 2008 में पूरे देश में मेगा फूड पार्क स्कीम लॉन्च की गई। मेन पर्पस मैंने आपको बता दिया, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उसको मार्केट से लिंक करेंगे, इससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। जो मेगा फूड पार्क स्कीम होता है, इसके तहत कोई भी पर्सन अगर मिनिमम 50 एकड़ से ऊपर का फूड पार्क स्थापित कर रहा है तो उसको गवर्नमेंट फूड पार्क सेटअप करने के लिए टोटल कॉस्ट का 50%, कितना, टोटल कॉस्ट का 50% अमाउंट ग्रांट के तौर पे देती है। लेकिन ये जो 50% है ये 50 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो क्या क्राइटेरिया है? पहली बात तो मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत कोई भी पर्सन 50 एकड़ से ऊपर लैंड में फूड पार्क स्थापित कर रहा हो तभी आपको ग्रांट मिलेगा, अगर 50 एकड़ से कम है तो नहीं। इसीलिए आप देख लीजिए जो राम मेगा फूड पार्क 55 एकर्स में है, ताकि गवर्नमेंट से 50% ग्रांट ले सकें। तो मैक्सिमम ग्रांट कितनी मिल जाएगी? 50 करोड़, जो कि टोटल कॉस्ट का 50% होती है या फिर इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो अभी कितने मेगा फूड पार्क पहले से स्थापित हैं? 19 मेगा फूड पार्क फंक्शनल हैं, यानी कि पहले से स्थापित हैं, जबकि 18 अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेज इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रेज इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा ये चर्चा में था इसलिए मैंने छोटा सा क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया। रेज इनिशिएटिव, रेज का फुल फॉर्म क्या है? रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। ये है रेज का फुल फॉर्म, आपको फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए। रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी आर.के. सिंह द्वारा। ये किसका ज्वाइंट इनिशिएटिव है? तो रेज इनिशिएटिव जो है ये EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड प्लस USAID का ज्वाइंट इनिशिएटिव है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। आप सभी को मैत्री प्रोग्राम मैंने आपको पढ़ाया था, उसी के अंतर्गत ये रेज इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। आप इतना देखिएगा, मैत्री प्रोग्राम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GFATM यानी ग्लोबल फंड फॉर एड्स, टीबी एंड मलेरिया, इसका हेडक्वार्टर किस सिटी में स्थित है? तो GFATM ग्लोबल फंड फॉर एड्स, टीबी एंड मलेरिया, इसका हेडक्वार्टर जिनीवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। 2002 में इस फंड की स्थापना की गई थी। देखिए कई सारी बॉडीज़, गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटीज़ और प्राइवेट सेक्टर, सबने मिलकर ये ग्लोबल फंड बनाया था एड्स, टीबी एंड मलेरिया के लिए। अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि जो इस बीमारी से पीड़ित लोग थे कोविड-19 क्राइसिस के दौरान अपना इलाज नहीं कर पाए, तो वो लोग मतलब कि उनकी हेल्थ कंडीशन डैमेज हो रही थी, इसलिए इन्होंने GFATM से फंड मांगा था कि हमें थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प की जा सके ताकि हम लोग बच सके कोविड-19 क्राइसिस के दौरान। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेंगे तो इसका हेडक्वार्टर मोस्टली पूछेंगे, बाकी कुछ नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया आइडिया समिट 2020 किसके द्वारा होस्ट की गई? तो इंडिया आइडिया समिट 2020 को होस्ट किया गया है USIBC द्वारा, यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल। आप ऐसे याद रखिए, US इंडिया बिजनेस काउंसिल 2020 की इंडिया आइडिया समिट को होस्ट किया इसने। इनॉग्रल जो सेशन था उसको PM मोदी द्वारा एड्रेस किया गया। USIBC की 45th एनिवर्सरी है ये जो इस बार का इंडिया आइडिया समिट 2020 था, इसका थीम क्या था? बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, ये था इसका थीम। तो आप इतना जरूर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओशन को iSPAT द्वारा डेवलप किया गया है क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। आपको बताना है ओशन जो है उसमें E किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ओशन में जो E रिप्रेजेंट करता है वो करता है इन्हांसमेंट को। ओशन का फुल फॉर्म है ओपन क्रेडिट इन्हांसमेंट नेटवर्क। इसको iSPAT द्वारा डेवलप किया गया है। iSPAT मतलब इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल, ये है iSPAT का फुल फॉर्म। ओशन क्या है? ये एक क्रेडिट प्रोटोकॉल है, मतलब ओशन एक क्रेडिट प्रोटोकॉल इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रोटोकॉल क्या होता है? इसमें नियम आधारित होते हैं, आप सभी को पता है। कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें क्रेडिट ही नहीं मिल रहा है, बैंक तो उन्हें क्रेडिट ही नहीं दे पा रही, तो ऐसे बैंकों पे भी निगरानी की जाएगी और जो लोग ओशन प्रोटोकॉल के तहत लोन लेना चाहते हैं वो डायरेक्टली जाके बैंकों में कह सकते हैं कि मुझे लोन की ज़रूरत है, आप मेरा क्रेडिट स्कोर देख लीजिए, मुझे लोन दे दीजिए। कई बार बैंक होती हैं अपने रिलेटिव्स को ज़्यादा लोन देती हैं, बाकी आम लोगों को, हम जैसे लोगों को लोन नहीं देती हैं। तो इसके लिए ओशन प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया, आप देखिएगा। ओशन का फुल फॉर्म ओपन क्रेडिट इन्हांसमेंट नेटवर्क। अच्छा, ये क्यों बनाया गया है ओशन प्रोटोकॉल? आपको याद होगा MSME सेक्टर्स पर इम्प्रूवमेंट के लिए, MSME सेक्टर पर इम्प्रूवमेंट के लिए UK सिन्हा पैनल बनाया गया था 2019 में। UK सिन्हा पैनल ने कहा था कि MSME
को लोन कई बार नहीं मिलता है, बैंक्स नहीं देती हैं, इसके लिए एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि बैंकों को लोन देना ही पड़े। तो इसीलिए ओशन बनाया गया। आप याद देखिएगा, इससे ओशन से क्रेडिट प्रोसेस आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडसैट, ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? इंडसैट ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। इंडसैट मतलब इंडियन स्कॉलिस्टिक असेसमेंट, इंडियन स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट। इसमें क्या होगा, फॉरेन से जो स्टूडेंट्स हमारे इंडिया में पढ़ने आते हैं उनका पहले टेस्ट लिया जाएगा कि स्कॉलर वैल्यू उनकी क्या है, नॉलेज कितनी है, उसी के आधार पर उनको इंडिया में एडमिशन दिया जाएगा। तो इंडसैट यानी इंडियन स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है। पहली बार ये जो है कंडक्ट किया जा रहा है इंडिया में। हालांकि बजट 2020-21 के दौरान इसको अनाउंस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा। देखिए इसको मतलब कि इंडसैट कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? EDCIL, एजुकेशन कंपनी इंडिया लिमिटेड, कुछ ऐसे फुल फॉर्म है इसका। EDCIL आप याद रखिएगा, ये इंडसैट को इम्प्लीमेंट करेगी। तो जो EDCIL है ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुम्हार सशक्तिकरण योजना, ये किस वर्ष लॉन्च की गई? तो कुम्हार सशक्तिकरण योजना को लॉन्च किया गया था 2018 में। मिनिस्ट्री ऑफ MSME के तहत कुम्हार सशक्तिकरण योजना को लॉन्च किया था 2018 में। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसी का इनिशिएटिव है कुम्हार सशक्तिकरण योजना। इसमें क्या होता है, जो गाँव के पॉटर्स होते हैं, बर्तन बनाने वाले कुम्हार होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, स्किलिंग की जाती है, हेल्प की जाती है ताकि उनकी इनकम ग्रोथ हो सके। ऐसा कहा गया है कि कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत जो पॉटर्स हैं उनकी इनकम पहले 3000 पर मंथ थी, अब वो बढ़कर 12,000 पर मंथ हो गई है। कैसे, मैं बताता हूँ। कुम्हार सशक्तिकरण योजना चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी थे, उन्होंने 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील डिस्ट्रीब्यूट किए थे 100 कुम्हारों को, यानी 100 पॉटर्स को। इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील मिलने से क्या होगा, अभी हाथ से घुमाना पड़ता है, इससे प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है कुम्हारों की। लेकिन जब इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील होगा तो उसमें मोटर लगी होगी और जल्दी से जल्दी आपको कुल्हड़ या जो भी बनाना है, मटके वगैरह, वो जल्दी बना सकते हैं। तो इसीलिए चर्चा में था। तो आप देखिएगा होम मिनिस्टर ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, भले ये स्कीम MSME मिनिस्ट्री की है, KVIC इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, लेकिन आप देखिएगा 100 पॉटर व्हील्स, इलेक्ट्रिक व्हील्स, ये होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने डिस्ट्रीब्यूट किया था गांधीनगर में। KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 1956 में एक्ट आया था, अप्रैल 1957 में KVIC की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके 6 रीजनल ऑफिस भी हैं, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DP सिंह कमेटी किस मिनिस्ट्री द्वारा फॉर्म की गई है? तो DP सिंह कमेटी बनाई गई है MHRD मिनिस्ट्री द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा DP सिंह कमेटी बनाई गई है। पर्पस क्या है? स्टूडेंट्स मोस्टली जो फॉरेन कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम है उसको प्रेफर करते हैं और भागते हैं बाहर एडमिशन लेने के लिए, कैसे भी जर्मनी, जापान, UK, US में उनको एडमिशन मिल जाए। तो कैसे स्टूडेंट्स को इंडिया में ही रोका जाए, इंडिया में ही वो एजुकेशन ग्रहण करें, इस पर सजेशन देने के लिए DP सिंह कमेटी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा। जो DP सिंह जी हैं वो इस समय UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरपर्सन यानी हेड हैं। स्वामी फंड ये किसके द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस द्वारा स्वामी फंड को स्पॉन्सर किया जाता है। जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में, उसके द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है इस फंड को। लेकिन मैनेजमेंट कौन करता है इस फंड का? तो मैनेजमेंट होता है SBI कैपिटल द्वारा। आपको ये दोनों बॉडीज याद रखनी है। स्वामी फंड ये 2009 में सेटअप किया गया था। कब? 2009 में। पर्पस क्या था? जो रुके हुए कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड करना, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर सकें और लोगों को घर प्रोवाइड करें। स्वामी फंड चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो हमारी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं यानी निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने 81 प्रोजेक्ट्स के लिए स्वामी फंड के अंतर्गत 8,767 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया था जुलाई 2020 में। कितना? 81 प्रोजेक्ट के लिए 8,767 करोड़ फिनांस मिनिस्टर ने अनाउंस किया, जिसके तहत 60,000 घर बनने थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अगस्त की स्टार्टिंग में फिर से 20 और प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल मिल गया स्वामी फंड के तहत। तो जो 8,767 करोड़ था ये बढ़कर हो गया 10,000 करोड़। तो आप याद रखिएगा अब तक स्वामी फंड के अंतर्गत 10,000 करोड़ का अप्रूवल मिल चुका है। जो स्वामी फंड की टोटल कैपिटल है वो कितनी है? तो स्वामी फंड की टोटल कैपिटल है 12,500 करोड़। लेकिन इसमें एक पेच है। पेच मतलब जो स्वामी फंड है उसमें कहा गया था कि हम ग्रीन शू ऑप्शन रखेंगे। ग्रीन शू ऑप्शन SHOE। ग्रीन शू ऑप्शन मतलब क्या होता है?
कि हमने ये 12,500 करोड़ का 12,500 करोड़ का फंड तो बना दिया, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत हुई कि हमें इससे ज़्यादा खर्च करना पड़ जाए तो हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टर आके और स्वामी फंड में निवेश कर सकते हैं, इससे इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा, स्वामी फंड 12,500 करोड़ का फंड है, अभी तक 10,000 करोड़ का अप्रूवल मिल चुका है। तो टोटल 81 प्रोजेक्ट वो निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किए थे, बाद में 20 और प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए, यानी 100 से ऊपर प्रोजेक्ट भी अनाउंस किए जा चुके हैं। आपको याद रखना है, स्पॉन्सर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और मैनेजमेंट कौन करता है? SBI कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट ग्रीन एजी प्रोजेक्ट किस स्टेट में इंप्लीमेंट या लॉन्च किया गया है? तो इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है मिजोरम। मिजोरम में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि इंडिया के 5 लैंडस्केप में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाना था, लेकिन स्टार्टिंग कर दी गई है मिजोरम से। जो ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है, इसका पर्पस क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना और इसके द्वारा यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के द्वारा कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इसकी मतलब कि GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी द्वारा असिस्टेड ये प्रोजेक्ट है। फंडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी द्वारा की जाएगी। नेशनल लेवल पर एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये नेशनल लेवल पर एग्जीक्यूटिव बॉडी है। आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा 2018 सितंबर के आसपास ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इंडिया के 5 लैंडस्केप में ग्रीन एग्रीकल्चर यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना था। वो 5 लैंडस्केप क्या हैं? राजस्थान, देखिए कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क, फिर MP है, उसके बाद ओडिशा का सिमली पार्क टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड का, फिर उसी के अलावा मिजोरम। ये 5 आपके लैंडस्केप हैं इंडिया के डिफरेंट टाइप के। वहाँ पर ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। स्टार्टिंग की गई है मिजोरम से। टारगेट क्या है? टारगेट है 31 मार्च 2026 तक 1.8 मिलियन, कितना? 1.8 मिलियन हेक्टेयर लैंड को इंडिया में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाना, यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। इंडिया की बात कर रहा हूँ, 1.8 मिलियन हेक्टेयर। कब तक? 31 मार्च 2026 तक। जब 1.8 मिलियन हेक्टेयर लैंड में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगी तो इनका कहना है कि 49 मिलियन टन, कितना? 49 मिलियन टन CO2 डिक्रीज होगी, यानी CO2 का एमिशन कम होगा 49 मिलियन तक। तो आप देखिएगा ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, असिस्टेड बाय ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। इसके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडा को कितने राज्यों के बासमती राइस के लिए GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है? एपिडा मतलब एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत कार्य करती है। एपिडा 1986 में स्थापना हुई थी। इस समय बासमती राइस को लेकर बहुत विवाद मचा पड़ा है। MP कह रहा मुझसे भी मतलब कि उसे भी GI टैग चाहिए बासमती राइस के लिए, लेकिन GI टैग 2010 में 7 स्टेट को मिला है बासमती राइस कल्टीवेशन के लिए। जो हिमालयन फुटहिल्स के स्टेट्स हैं मोस्टली उनको ही बासमती राइस कल्टीवेशन के लिए GI टैग मिला है, यानी उन्हीं का जो बासमती राइस है वो ओरिजिनल है, बाकी सारे डुप्लीकेट हैं। MP का कहना है कि उसके भी 16 डिस्ट्रिक्ट्स में बासमती राइस कल्टीवेट किया जाता है। तो वो जो स्टेट्स हैं 7 मैं बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी एंड दिल्ली। ये 7 स्टेट्स हैं जिनमें बासमती राइस को GI टैग मिला है, यूपी को नहीं। 2010 में इन 7 स्टेट्स को GI टैग मिला था बासमती राइस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAO की रिपोर्ट के अनुसार, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कितने लोग फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हैं? तो खाद्य असुरक्षा, यानी कितने लोगों के पास खाद्य सुरक्षा नहीं है, फूड सिक्योरिटी नहीं है। टोटल 690 मिलियन लोग, 690 मिलियन लोग फूड इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं 2019 में। अगर 2018 से कंपेयर किया है तो 10 मिलियन इंक्रीज हो गए हैं। कितने? 10 मिलियन इंक्रीज हो गए हैं। तो आप देखिएगा FAO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2014 से लेकर 2019 के दौरान लगभग 60 मिलियन लोग, यानी पिछले 5 वर्ष में लगभग 60 मिलियन लोग फूड सिक्योरिटी खो चुके हैं, यानी फूड इनसिक्योरिटी से पीड़ित हैं, भुखमरी से पीड़ित हैं। तो आप देखिएगा FAO ने फूड सिक्योरिटी पर एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ये है इस रिपोर्ट का टाइटल। FAO ने जारी की थी, लेकिन IFAD यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर, साथ ही साथ यूनिसेफ, WHO, कई सारी एजेंसीज इसमें शामिल हैं।
आप सिर्फ फैक्ट याद रखिएगा, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, इसको FAO द्वारा जारी किया गया है। 2019 के दौरान 690 मिलियन लोग फूड सिक्योरिटी नहीं थी उनके पास, जो कि लास्ट ईयर से 10 मिलियन ज़्यादा है। पिछले 5 वर्षों में 60 मिलियन लोग अपनी फूड सिक्योरिटी को खो चुके हैं। अगर एशिया की बात करें, यानी जो 690 मिलियन है उसमें से 381 मिलियन लोग सिर्फ एशिया में हंगर से पीड़ित हैं। आप याद रखिएगा। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 2020 के दौरान, क्योंकि कोविड-19 क्राइसिस आ गया है, तो 130 मिलियन और लोगों की फूड सिक्योरिटी छीन जाएगी। तो ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI की फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की GDP ग्रोथ रेट फिनेंशियल ईयर 2020-21 में, यानी फिनेंशियल ईयर 2021 के दौरान क्या रहेगी। रिसेंटली RBI ने 21st एडिशन जारी किया था फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का। आपको पता है हर 6 मंथ में जारी करती है, यानी बाई एनुअली रिपोर्ट है। जुलाई 2020 में फिर से RBI ने जारी की। इंडिया की फिनेंशियल स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या रहेगी, सबके विषय में बताया गया। RBI ने कहा है कि इंडिया की GDP 8.5% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी इस फिनेंशियल ईयर में, यानी कि इंडिया की GDP ग्रोथ रेट कितना रहेगी, -8.5%। ये कहा गया है RBI की फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में। RBI ने ये कहा है जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उनका NPA मार्च 2020 के दौरान 8.5% है। कोविड-19 क्राइसिस और बाकी सारी सिचुएशन को देखते हुए मार्च 2021 के दौरान ये बढ़कर हो जाएगा 12.5%। तो ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का NPA 12.5% हो जाएगा बढ़कर, ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा गया है। उसके अलावा इन्होंने कहा है GNPA ग्रॉस NPA बढ़कर हो जाएगा, यानी अगर सभी को शामिल कर लिया है तो 14.7% हो जाएगा ग्रॉस NPA बढ़कर। ये अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा है। RBI ने यह भी कहा है कि जितना भी लोन मॉरिटोरियम दिया गया है कोविड-19 क्राइसिस के दौरान, उसमें से 5% जो मॉरिटोरियम दिया गया है वो सारे लोन्स NPA हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा RBI द्वारा फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हर 6 महीने में जारी की जाती है इंडिया की फिनेंशियल कंडीशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट ऑनलाइन ये मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑडिट ऑनलाइन मोबाइल ऐप पंचायती राज मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर जी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वही रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, वही पंचायती राज मिनिस्टर हैं, उन्हीं के द्वारा ऑडिट ऑनलाइन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा, आप सभी को पता है जो ग्राम पंचायत होती है उनकी फिजिकल ऑडिटिंग की जाती है हर 5 वर्ष में, हर वर्ष की जाती है एक्चुअली। इस बार कहा गया है कि फिनेंशियल ईयर 2021 के दौरान 50,000 ग्राम पंचायत का ऑनलाइन ऑडिट किया जाएगा ऑडिट ऑनलाइन मोबाइल ऐप के द्वारा। इंडिया में टोटल 2.5 लाख यानी 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, जिसमें से 50,000 का लगभग 20% ग्राम पंचायतों का ऑडिट ऑनलाइन होगा मोबाइल ऐप के द्वारा। पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया जा रहा है। अगर ये सक्सेस रहा तो नेक्स्ट ईयर से सारी ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो आप देखिएगा ऑडिट ऑनलाइन मोबाइल ऐप है, पंचायती राज मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ऑनलाइन ऑडिटिंग के लिए ग्राम पंचायत की। पहले फेज में 50,000 यानी 20% ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। 15th फाइनेंस कमीशन ने फिनेंशियल ईयर 21 के दौरान ग्राम पंचायतों को कितना ग्रांट देने के लिए रिकमेंड किया था, 60,750 करोड़, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। 14th फाइनेंस कमीशन ने लास्ट ईयर के लिए यानी 2019-20 के लिए भी इतने ग्रांट कहा था। तो इसका मतलब 15th फाइनेंस कमीशन ने एक साल में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI द्वारा किस कंट्री के साथ $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया है। तो RBI द्वारा श्रीलंका के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया है $400 मिलियन का। ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है ये नवंबर 2022 तक वैलिड होगा, नवंबर 2022 तक वैलिड होगा। यानी कि श्रीलंका और RBI, श्रीलंका की जो सेंट्रल बैंक है और RBI है, वो आपस में $400 मिलियन तक का करेंसी स्वैप कर सकती हैं। करेंसी स्वैप एक टूल होता है जो हमारे फॉरेन रिजर्व को मेंटेन रखता है, यानी फॉरेन करेंसी को मेंटेन रखता है। तो आप देखिएगा $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट अगले नवंबर 2022 तक के लिए श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्केयर मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बिस्केयर मोबाइल ऐप को रामविलास पासवान जी ने लॉन्च कर दिया है। ये मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैं। देखिए बिस्केयर मोबाइल ऐप, इसे BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें क्या होगा, जितने भी हॉलमार्क प्रोडक्ट होंगे उन सभी की जानकारी बिस्केयर मोबाइल ऐप पे अवेलेबल रहेगी। 2 लैंग्वेज में है, हिंदी एंड इंग्लिश। आपको अगर कोई फॉल्ट दिखता है किसी भी हॉलमार्क प्रोडक्ट में तो आप बिस्केयर मोबाइल ऐप पे अपनी कंप्लेन लॉगिन कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं और सॉल्यूशन पा सकते हैं। बिस्केयर मोबाइल ऐप कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, डेवलप्ड बाई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व किया जाता है 28 जुलाई को। इस बार थीम क्या था, तो थीम था हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। तो इस बार के वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे
का थीम था हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, यानी हेपेटाइटिस से मुक्त भविष्य। देखिए जो हेपेटाइटिस होता है ये लीवर को इन्फेक्ट करता है, आपको पता होना चाहिए। जो हेपेटाइटिस ए एंड ई है ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, इनके लिए दवा की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है और सी है इसके लिए मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। टाइम पे अगर हो गया तो आपका सही हो सकता है हेपेटाइटिस बी एंड सी। जो WHO है उसका टारगेट है 2030 तक हेपेटाइटिस को एलिमिनेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ग्रीनरी को इम्प्रूव करने के लिए यानी फॉरेस्ट कवर को इम्प्रूव करने के लिए एरियल सीडिंग टेक्निक यूज़ की गई है? तो रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा ग्रीनरी को इम्प्रूव करने के लिए, हरियाली को इम्प्रूव करने के लिए एरियल सीडिंग टेक्निक यूज़ की गई है। इसमें क्या होगा, ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा, उनमें लगभग 25 से लेकर 50 मीटर की ऊंचाई से सीड को फेंका जाएगा, थ्रो किया जाएगा, ताकि ग्रीनरी को इम्प्रूव किया जा सके। जो हरियाणा है उसमें अरावली और शिवालिक रेंजेस हैं, जो माउंटेन रेंजेस हैं, वहाँ पर प्लांटेशन करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये एरियल सीडिंग टेक्निक यूज़ की जा रही है हरियाणा में ग्रीनरी को इम्प्रूव करने के लिए। स्टार्टिंग में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 100 एकड़ एरियाज़ में, कितना 100 एकड़ एरियाज़ में ये ग्रीन सीडिंग, जो ग्रीनरी को इम्प्रूव करने के लिए एरियल सीडिंग टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाएगी। बाद में फ्यूचर में देखेंगे क्या करना है। यूनिसेफ द्वारा लेड पॉइजनिंग पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी। आपको बताना है ग्लोबली कितने बच्चे लेड पोल्यूशन से अफेक्टेड हैं। तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड में 800 मिलियन चिल्ड्रंस, कितने 800 मिलियन बच्चे लेड पॉइजन यानी लेड पोल्यूशन से अफेक्टेड हैं। तो रिसेंटली यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स ने लेड पॉइजनिंग पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का टाइटल आप नोट कर सकते हैं, द टॉक्सिक ट्रूथ चिल्ड्रन एक्सपोजर टू लेड पोल्यूशन। क्या है रिपोर्ट का टाइटल? द टॉक्सिक ट्रूथ चिल्ड्रन एक्सपोजर टू लेड पोल्यूशन। ये यूनिसेफ द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें लेड पोल्यूशन का जो चिल्ड्रन में है उसका एनालिसिस किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबली 800 मिलियन जो चिल्ड्रंस हैं उनके ब्लड में लेड की मात्रा 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से अधिक पाई गई है। कितना? 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर पाई गई। ये क्राइटेरिया है, अगर इससे ऊपर पाएगा तो इसका मतलब लेड पोल्यूशन है, अदरवाइज इतना मेंटेन करना है, इससे कम ही रखना है लेड को बॉडी में। तो आप देखिएगा 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर 800 मिलियन चिल्ड्रंस में लेड की मात्रा पाई गई है। इसमें जो हाफ चिल्ड्रंस हैं वो साउथ एशिया से ही हैं, तो मतलब 50%, 400 मिलियन जो चिल्ड्रंस हैं वो सिर्फ साउथ एशिया से हैं। अगर एक नॉर्मल वे में बोला जाए तो यूनिसेफ ने कहा है कि 1 आउट ऑफ 3 यानी कि प्रत्येक 3 में से एक चिल्ड्रन उसमें लेड जो है पाया ही गया है। आप देखिएगा यूनिसेफ ने जो ये लेड पॉइजनिंग पर रिपोर्ट जारी की है उसमें प्योर अर्थ नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन भी सपोर्ट कर रहा है। क्या नाम है उसका? प्योर अर्थ। तो अकेले नहीं जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेबरहुड फिश प्रोसेसिंग प्लांट HICDP प्रोजेक्ट के तहत किस कंट्री में इंडिया द्वारा सेटअप किया रहा है? तो इंडिया मालदीव में एक फिश प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित कर रही है HICDP प्रोजेक्ट के तहत। HICDP मतलब हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इंडिया ने जो है मालदीव के साथ प्रॉमिस किया था, यानी एग्रीमेंट किया था कि वो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत मालदीव में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करेगी, जिसके तहत 5 प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे मालदीव में। उन 5 प्रोजेक्ट्स में से पहला है आपका फिश प्रोसेसिंग प्लांट। तो फिश प्रोसेसिंग प्लांट इंडिया मालदीव में स्थापित कर रहा है, आप देखिएगा। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।